नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों, मैं प्रियंका, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में स्वागत, अभिनंदन। हम बात करते हैं जो आपका टेस्ट हुआ है उस टेस्ट के आंसर की, एंड मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ पूरा। तो लाइव सॉल्यूशन, आप इसमें से आराम से अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस की हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो, एक तरफ स्थल और एक तरफ विशेषता। वो कह रहे हैं सूर कोतड़ा, जहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 3 ही स्थलों से हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े के दांत मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, घोड़े की मरण मूर्ति मिलती है लोथल से, और घोड़े की अस्थि पंजर, घोड़े की हड्डियां मिलती है कहाँ से जी? सूर कोतड़ा से। तो पहला कथन तो सही दिख रहा है। दूसरा, लोथल, गड्डी और निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है। देखिए सुनिएगा सब लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल 2 भागों में बटे हुए हैं, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। 2 अपवाद है। पहला अपवाद है धोलावीरा, एकमात्र ऐसा स्थल जो 2 नहीं 3 स्थल खंडों में बसा हुआ है। और दूसरा अपवाद है लोथल, जो पूरा एक ही स्थल खंड में बसा हुआ है। तो क्या मैम उसमें विशिष्ट लोग नहीं रहते थे? बिल्कुल रहते थे, लेकिन वो उसी नगर के एक कोने में रहा करते थे, मतलब अलग से कोई बस्ती नहीं थी। तो बिल्कुल सत्य कथन है, गड्डी क्षेत्र और निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए लोथल में। दूसरा कथन भी सही है। कालीबंगा, उत्खनन कार्य स्वतंत्रता से पूर्व हो गया। देखिए, कालीबंगा की अगर खोज की बात करें तो कालीबंगा की खोज 1952-1953 में अमलानंद घोष साहब के द्वारा करी गई है, लेकिन कालीबंगा के उत्खनन की बात करें तो 1961 में किया है, और करने वाले लोग हैं बी लाल, एक तो ब्रजबासी लाल साहब ने किया है, और एक किया है बी.के. थापर। बी.के. थापर का मतलब है बालकृष्ण थापर। इसका मतलब ये कथन क्या हो रहा है जी यहाँ पे? गलत। कि वो कह रहे कालीबंगा का उत्खनन कार्य स्वतंत्रता से पूर्व हुआ, नहीं हुआ। कालीबंगा का उत्खनन स्वतंत्रता के बाद में हुआ है, तो कथन गलत हो गया। अगला कह रहे कोटदजी प्राग हड़प्पा स्तर से किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। बिल्कुल, कोटदजी जो स्थल है वो इस समय पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है। कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में है, और यहाँ से हमें किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन है उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो अगर हम ध्यान से देख पाएं तो इसमें कितने युग्म दिख रहे हैं? तो देखो 1 2 3, कितने? 1 2 3। तो इसमें कितने युग्म सुमेलित है? केवल 3 युग्म सुमेलित है। एक क्या हो गया जी? गलत हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि 1964 के बक्सर युद्ध की विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने हाथों में नहीं ली। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22-23 अक्टूबर 1764 को। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसका नेतृत्व कर रहा है जी मुनरो, और सामने 3 भारतीय शक्तियां हैं। सामने कितने पावर हैं जी? 3 भारतीय शक्तियां एक साथ लड़ रही हैं। 3 भारतीय शक्तियों में एक दिल्ली का बादशाह है शाह आलम, एक अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, और एक बंगाल का अपदस्थ नवाब है जिसका नाम क्या है जी यहाँ पे? मीर कासिम, जो वापिस से राजा बनना चाह रहा है। तो ये 3 लोग यहाँ साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई जी? विजयी हो गई। चाहती तो वो पूरा प्रशासन भारत का अपने हाथों में ले सकती थी, क्योंकि देखो कौन हार रहा है जी? दिल्ली। और कंपनी ने बाकायदा इन दोनों लोगों के साथ संधि भी करी है, जिनको हम इतिहास में क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधियां बोलते हैं। इलाहाबाद की संधियां मैम 2 ही क्यों हुई? राजा 3 हारे थे, तीसरा वाला जो हारा था, जब वो हारा तब राजा नहीं था, उसको पद से हटा दिया गया था। वो राजा बनने के लिए ही युद्ध में शामिल है। तो जो आदमी राजा ही नहीं, संधि हो नहीं सकती। संधि 2 के साथ ही हुई, पहली संधि दिल्ली के साथ, दूसरी अवध के साथ। तो दिल्ली तो भारत को रिप्रेजेंट करता है, अंग्रेज चाहते तो पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके क्या कारण है वो पूछना चाह रहे हैं। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेशी प्रतिद्वंदियों के एकजुट होने का भय था, क्योंकि कंपनी के अलावा भारत में पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे, स्वीडन के लोग भी थे। तो इन सब का डर था कि कहीं ये मेरे खिलाफ एक ना हो जाए, और एक होंगे तो भारतीय इनका साथ देंगे, तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। तो पहला कथन तो बेटा सत्य है। दूसरा, इससे कंपनी का साम्राज्यवादी चेहरा भारतीयों के सामने आ जाता। कंपनी भारत के राजा को भारतीयों की नजर में गिराना चाहती थी कि ये कमजोर है, इसलिए हमें मजबूरी में दिल्ली प्राप्त करना पड़ रहा है, हमने कोई जीत के नहीं किया। तो वो अपना जो असली चेहरा है वो भारतीयों को दिखाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उन्होंने दिल्ली पर अधिकार नहीं किया। दूसरा कथन सही है। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय रीति रिवाजों और भाषाओं से अनभिज्ञ थी। शुरुआत में वो भारत के रीति रिवाजों को नहीं जानती थी, तो उसको यह था कि मैं कुछ समय तक और यहाँ बनी रहूं, तो धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति से परिचित हो जाऊं, तब मैं इसके ऊपर अधिकार करूं। तो तीसरा कथन भी सत्य है। और चौथा, कंपनी को इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भय था। कंपनी कहीं ना कहीं डरती थी
कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे इस कार्य में बीच में इंटरफेयर ना कर दे। तो हमें पूछ रहा है वो कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो बेटा 1 2 3 4 चारों ही कथन यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं जी, सत्य दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों पर विचार करो कि राजा राम मोहन राय ने बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया। बेटा राजा राम मोहन राय साहब को, जो बहुत फेमस समाज सुधारक है, जिनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं, इनको अतीत और भविष्य के मध्य क्या कहा जाता है? अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहते हैं। सेतु मतलब पुल कहते हैं। अतीत का मतलब है प्राचीन संस्कृत और भविष्य का मतलब क्या है जी, यहाँ पे अंग्रेजी। राजा राम मोहन राय एक ऐसे समाज सुधारक थे जो कहते हैं संस्कृत के साथ साथ बच्चे को अंग्रेजी भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें अंग्रेजों से ही कालांतर में लड़ना है, तो हमें उनकी भाषा भी सीखनी चाहिए। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रार्थना समाज की स्थापना, क्या कह रहे हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। दूसरा कथन भी बिल्कुल क्या है जी, सत्य है। और तीसरा कथन है हेनरी विवियन थेरेजियो ने डिबेटिंग क्लब का गठन किया था। ये वही हेनरी विवियन थेरेजियो है जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? यंग बंगाल मूवमेंट, युवा बंगाल आंदोलन चलाया था। और ये वही महान थेरेजियो है जो घड़ी विक्रेता के तौर पे भारत आएंगे और बाकायदा इन्होंने कई सारे संगठन बनाए भारत में, जिनमें से एक फेमस संगठन डिबेटिंग क्लब भी है। तो बिल्कुल तीनों ही कथन सत्य है। हमसे सत्य कथन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन वो क्या कहना चाह रहे हैं? चौथा क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जैन धर्म में पंच महावर्तों में 4 पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। तो सवाल उठता है जैन धर्म के पंच महावर्त कौन से हैं? तो पहला महावर्त है सत्य, दूसरा कौन सा है जी? अहिंसा, तीसरा कौन सा है जी? अस्तेय, चौथा कौन सा है साथियों? अपरिग्रह, और पांचवा कौन सा है जी? ब्रह्मचर्य। पांचवा कौन सा है जी? ब्रह्मचर्य। तो याद रखिए बेटा, इनमें से शुरुआत के जो ये चारों हैं, ये किसने दिए? पार्श्वनाथ जी ने। और पांचवा जो जोड़ा है इसमें, वो दिया है महावीर स्वामी जी ने। तो आज जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत है? 5, लेकिन 4 किसने दिए? पार्श्वनाथ जी ने, और 5वां जोड़ दिया महावीर स्वामी ने। कथन सही है। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्रुम नहीं है। क्रुम का मतलब कछुआ। क्रुम कछुआ किसका प्रतीक चिन्ह है? तो यमुना का, है ना। गंगा यमुना जानते हो, गंगा का वाहन, माँ गंगा का वाहन मकर है और यमुना का वाहन क्या है जी? क्रुम है, कछुआ है। ठीक है, तो ये तो उत्तर गलत हो गया। तो फिर पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ जी 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प दिखाई देता है। तो आंसर ये भी यहाँ पे गलत दिख रहा है। लास्ट कथन है इसमें, वो पूछ रहे हैं हमें कि जैन धर्म में मनः पर्याय से तात्पर्य दूसरे के मन मस्तिष्क को जान लेना। बिल्कुल, मनः पर्याय का मतलब होता है सामने वाले के मन मस्तिष्क को पढ़ लेना। अब हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 3 यहाँ पे सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगले सवाल की ओर चलें कि बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है आर्य पर्यवेक्षण क्या है? बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास। बेटा बुद्ध द्वारा सत्य की खोज के लिए 6 वर्ष तक करी गई कठोर तपस्या, 6 वर्ष तक करी गई कठोर तपस्या को ही क्या बोलते हैं? आर्य पर्यवेक्षण। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहे हैं महाबी निष्कर्मण बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में आषाढ़ पूर्णिमा को किया गया ग्रह त्यागी क्या कहलाता है? महाबी निष्कर्मण। संबोधि बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना 35 वर्ष की आयु में कहाँ पे जी? बोध गया के सेनापति नामक ग्राम में वैशाख पूर्णिमा को साल वृक्ष के नीचे कुश नामक घास के आसन पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी घटना को संबोधि कहते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो दिया था उन्होंने कहाँ पे? सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उपयुक्त में से कितने जो कथन हैं वो क्या है जी? सुमेलित हैं। तो अगर हमें देख पाए तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हमें क्या दिखाई दे रहे हैं जी? सुमेलित दिखाई दे रहे हैं। छठा क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मराठा प्रशासन व्यवहार में वित्त मंत्री को सरे नौबत कहते थे। पहला ही कथन गलत हो गया। सरे नौबत नाम से ही पता चल रहा है सरे नौबत सेनापति को कहा करते थे। वित्त मंत्री का काम तो कौन देख लेता था जी? पेशवा ही देख लिया करता था।
ठीक है, पेशवा प्रधानमंत्री ही वित्त मंत्री का काम देखता था, सारे नौबत तो सेनापति था। कथन गलत हो जाता है। उसके बाद में कह रहे हैं शिवाजी की सेना में 45,000 शाही घुड़सवार थे जिन्हें पागा कहा जाता था। बिल्कुल ये कथन क्या है बेटा, सत्य है। शिवाजी की सेना में सच में ही 45,000 सैनिक थे जिनको पागा सैनिक कहते थे। अगला 11 जून 1665 को सवाई जयसिंह तथा शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। सही बात है, संधि 11 जून को ही एनसीईआरटी के अनुसार, हालांकि भारतीय इतिहास में से 22 जून भी माना गया है, लेकिन संधि दूसरा पक्ष सवाई जयसिंह नहीं है बल्कि आमेर राजा कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह। दोनों अलग अलग है। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेके 1667 तक इनका कालखंड है, तो संधि 65 में हो रही है। सवाई जयसिंह जी सन 1700 में राजा बनेंगे और 1743 तक राजा रहेंगे। ये वो राजा हैं जिन्होंने जयपुर को बसाया था। तो इसका मतलब ये कथन यहाँ पे क्या हो रहा है जी, गलत हो रहा है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे 1 व 3, देखो कहीं पे है क्या 1 व 3, एक कथन यहाँ पे क्या हो गया है जी, गलत हो गया है। उसके बाद में अगला देख रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो, नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या कर दीजिए जी, चयन कर दीजिए। तो 7 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले आ रहा है अमीर ए जुमला। अमीर ए जुमला ये दक्कन के मंत्री थे। मुगल काल में जो दक्कन में नौकरी करने वाले लोग थे उनके अधिकारियों के नाम है। तो अमीर ए जुमला जो था वो बेटा वित्त मंत्री होता था। ठीक है, फिर है वजीर ए अशरफ। वजीर ए अशरफ जो था वो एक विदेश मंत्री को बोलते थे। उस काल में वजीर ए अशरफ किसको बोलते थे, विदेश मंत्री को बोलते थे। नाजिर जो है वो उप वित्त मंत्री हुआ करता था। और लास्ट आ गया सदर ए जहां, जो कि कौन था जी, सदर ए जहां किसको बोलते थे, सदर ए जहां, 4 का आंसर 4 ही हो जाएगा। सदर ए जहां न्यायाधीश या धार्मिक विभाग की मुखिया को बोलते थे। तो उत्तर देख लो क्या होने वाला है, 3 5 1 4, 3 5 1 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 5 1 4। आंसर इसमें क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल बात करें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। एक तरफ सिलसिला और दूसरी तरफ भारत में संस्थापक का नाम पूछा है। कादिरी सिलसिला, कादिरी सिलसिले के संस्थापक थे सर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और इसके अलावा एक दूसरा बड़ा नाम है शाह नियामतुल्ला। फिरदौसी सिलसिले की बात करें तो फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक कौन है जी, तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने फिरदौसी सिलसिले का गठन किया है। ठीक है, फिर बात करें नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक है ख्वाजा बाकी बिला है, और सतारी सिलसिले के संस्थापक है शाह अब्दुल्ला सतारी। तो आंसर देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। आंसर इसका वापिस मिलाना पड़ेगा, गया पूरा। देखो कादिरी सिलसिले का संस्थापक है शाह नियामतुल्ला, फिरदौसी शेख बदरुद्दीन समरकंदी, नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिला और सतारी शाह अब्दुल्ला सतारी। तो आंसर देखो 2 1 4 3। तो आंसर क्या हो रहा है, 2 1 4 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बी। उसके बाद में 90 क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं हमसे कि शिमला सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों में कौन शामिल थे। शिमला सम्मेलन कब हो रहा है जी, जून 1945 को जी। गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वेवेल के द्वारा शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, इस शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से मुखिया कौन थे, मौलाना आजाद थे। इसमें खिजर हयात खान भी थे, इसमें मास्टर ताराचंद भी थे। गांधी इसमें शामिल नहीं थे। हालांकि गांधी शिमला गए थे लेकिन वहां राजकुमारी अमृत कौर के घर में ही रुके रहे। राजकुमारी जो अमृत कौर जो थी, अमृत कौर के निवास में ठहरे, अमृत कौर के निवास में ठहरे। इसका मतलब गांधी गए जरूर थे लेकिन भाग नहीं लिया। हमसे पूछ रहा है कौन भाग लेते हैं, तो 1 2 3। आंसर क्या हो जाएगा जी, इसमें भी सी हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। लैंग्वेज या निम्नलिखित कथनों पर विचार करो कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन 1915 चंपारण किसान आंदोलन था। कथन गलत हो गया क्योंकि चंपारण आंदोलन 15 में नहीं 17 में हुआ है। दूसरा, चंपारण किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने महादेव देसाई, जेबी कृपलानी के साथ संपूर्ण इलाके का व्यापक दौरा किया। कथन सही है। रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को किसानों की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए चंपारण आमंत्रित किया था। बिल्कुल किया था, और बापू नाम भी उन्होंने ही दिया है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो उपयुक्त में से 2 व 3 ढूंढो कहीं पे। आंसर सी, 2 और 3 इसमें क्या है जी, सत्य हैं। 2 और 3 इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, सत्य। उसके बाद में 11वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राजस्थान में मानव की उपस्थिति के प्राचीन प्रमाण चंबल नदी के किनारे से नहीं मिलते। प्राचीन प्रमाण हमें बनास, बेड़च
और गंभीरी नदी के किनारों से मिलते हैं। तो उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, गलत हो गया। दूसरा, लघु पाषाण काल के उपकरण तिलवाड़ा, बाड़मेर और भागोर भीलवाड़ा से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है, होते हैं, सही कथन पूछा है। केवल इसमें 2 कथन क्या हो जाएगा जी, सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। गुवक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। बिल्कुल इसमें से सही बात है ये। फिर चंदनराज की पत्नी आत्म प्रभा पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर शिव जी की पूजा करती थी। वाह, वेरी नाइस, सही बात है ये भी। वाकपति राज प्रथम ने महाराज की उपाधि धारण करी थी। तीनों कथन सही हैं। इसमें असत्य पूछा है तो आंसर डी, क्योंकि इनमें से कोई सा भी कथन असत्य हमें नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद में अगले सवाल की ओर जा रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल 13वें नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। नीचे दी गई सूचियों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करो। एक तरफ संस्थान का नाम और दूसरी तरफ संस्थापक। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा सवाल है बेटा। राष्ट्रीय महिला समिति का गठन किसने किया था? तो इंदुमती गोयनका जी ने किया था। फिर महिला आश्रम किसने बनाया था? तो महिला आश्रम बनाया था नारायणी देवी वर्मा जी ने। फिर आ रहा है महिला शिक्षा सदन होटुंडी किसने बनाया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने बनाया था। और राजस्थान महिला परिषद का गठन किसने किया था? तो किया था बेटा किसने? शांता त्रिवेदी जी ने। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला समिति किसने बनाई है? तो इंदुमती गोयनका जी ने बनाई है। कब, कहाँ बनाई है ये भी पूछता है बेटा। ये कहाँ बनाई है जी? जोधपुर में बनाई है। कब? 1930 में, ये याद रखना। ठीक है, इंदुमती गोयनका जी का नाम आए तो। फिर अगर आ रहे हैं नारायणी वर्मा जी, तो नारायणी वर्मा जी ने क्या बनाया है जी? नारायणी वर्मा जी ने महिला आश्रम बनाया है 1944 में। और ये कहाँ बनाया है जी? ये बनाया इन्होंने कहाँ पर जी? भीलवाड़ा में। तो ये 2 संगठन वेरी इंपॉर्टेंट है। हटुंडी जो है हरिभाऊ उपाध्याय जी ने कहाँ बनाया है जी? अजमेर में बनाया है। और शांता त्रिवेदी जी ने जो संगठन बनाया है बेटा राजस्थान महिला परिषद, उसका गठन कहाँ पर किया है जी? आंसर इज उदयपुर में किया है। ठीक है, डन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि तिलक स्वराज्य कोष में चंदा जमा करवाने पर सरकारी नौकरी से निलंबित किए गए शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा किस रियासत से संबंधित थे? तो बेटा ये बीकानेर रियासत से संबंधित थे। ठीक है, राजा गंगा सिंह जी ने इनको हटाया था। किसने? तो महाराजा गंगा सिंह जी ने इनको हटा दिया था। तिलक स्वराज्य कोष का गठन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक हमारे बीच नहीं रहे थे, तो तिलक स्वराज्य कोष का गठन किया गया था। और कहते हैं कि एक दिन में करोड़ों रुपए का चंदा आया था। और इस चंदे की बात पे कहते हैं महाराजा गंगा सिंह जी ने असहयोग आंदोलन के समय इन लोगों को उनके पदों से हटा दिया था। उसके बाद में सवाल है, परोपकारिणी सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में उदयपुर में संस्था की पुनः स्थापना करी गई थी। बिल्कुल सही बात है। अगला, 27 फरवरी 1883 के दिन इसे पुनर्स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। कविराज श्यामल दास को इसका सभापति बनाया गया? नहीं बेटा, कविराज को नहीं बनाया गया था। जो उदयपुर के राजा थे सज्जन सिंह जी, उदयपुर के राजा कौन थे जी? सज्जन सिंह जी, इनको इसका सभापति बनाया गया था। तो कथन गलत है। परोपकारिणी सभा का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार करना था। ये भी कथन सही है। असत्य कथन छांटना है। तो असत्य कथन केवल इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? केवल तीसरा कथन इसमें क्या है जी? असत्य दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है, लोक देवता के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। गोगा जी का जन्म धूरमेड़ी कहलाता है? नहीं कहलाता। गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ है। ददरेवा चूरू में पड़ता है, जिसको हम शीश मेड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शीश मेड़ी। ठीक है, तो गलत है। पाबू जी को विष्णु जी का अवतार नहीं कहते, पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। तेजाजी की मृत्यु पर्वतसर में नहीं हुई। तेजाजी की मृत्यु कहाँ पे हुई जी? किशनगढ़ के पास, सुरसुरा में हुई है ना, सुरसुरा। ठीक है, सुरसुरा कहाँ पड़ता है? किशनगढ़ के पास पड़ता है, किशनगढ़ में हुई है। तो ये कथन क्या दिख रहा है जी? हमें गलत दिख रहा है। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है? 1, 2, 3, शुरुआत के तीनों ही हमें क्या दिखाई दे रहे हैं जी? गलत दिखाई दे रहे हैं।
उसके बाद में राजस्थान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। एक तरफ हस्तकलाएं दे रखी हैं, एक तरफ प्रसिद्ध जिला दे रखा है। सवाल पूछ रहे हैं मीनाकारी कहाँ का फेमस है, तो मीनाकारी जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ वहीं का फेमस है, जयपुर का फेमस है बेटा। फिर वो पूछ रहे रमकड़ा कहाँ का फेमस है, तो गालियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। टेराकोटा बेटा मोलेलाट राजसमंद की फेमस है। और कावड़ कहाँ का फेमस है, बस्सी चित्तौड़ का फेमस है। कहाँ का जी, बस्सी चित्तौड़ का। ये गालियाकोट उदयपुर का, ठीक है। और राजसमंद बेटा कौन सा क्षेत्र जी, मोलेलाट बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो मीनाकारी क्या हो जाएगा, जयपुर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है बेटा, ए, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है चित्रकला, क्वेश्चन दे रहा है चित्रकला की जोधपुर शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इस शैली का प्रधान विषय प्रेमाख्यान था। इस शैली में लाल रंग का प्रयोग नहीं किया गया। इस शैली की निजी देन बादाम सी आंखें हैं। देखो इस शैली में प्रेम आख्यान पर ही चित्र बनाए गए, सही बात है। अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट बात, चित्रकला की जोधपुर शैली में लाल रंग का प्रयोग बेटा नहीं हुआ, नहीं बहुत ज्यादा हुआ। क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा। लाल और पीले रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ, तो कथन गलत है। इस शैली की निजी देन बादाम सी, है ना, खंजर पक्षी जैसी एकदम ऐसे तिरछी नैन इसकी विशेषता है। तो सत्य कथन कौन सा है, यहाँ पे सत्य कथन केवल क्या हो जाएंगे जी, 2। इसमें कथन क्या है जी, सत्य है। उसके बाद में अगला सवाल ले रहा है वो दुर्गों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए जी, विचार करिए। पहला कथन कह रहा है तारागढ़ का किला जिसका निर्माण राव बरसिंह द्वारा करवाया गया था, एक गिरी दुर्ग का उदाहरण है, सही बात है। अगला अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज है, सही बात है। और अगला कोठी खास लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है, सही बात है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त सभी कथन इसमें क्या है जी, सही दिखाई दे रहे हैं। और इसके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, सॉरी इस टेस्ट सीरीज का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लोक नृत्य का नाम दे रखा है और एक तरफ हमसे क्या पूछ रहा है कि वो लोक जो नृत्य है ये इस लोक नृत्य का संबंध कौन सी जाति, हमें जाति की बात कर रहा है, ठीक है। तो जाति की बात करते हैं, देखते हैं जी। हाथी मना, है ना, हाथी मना किस जाति से जुड़ा हुआ है बेटा, भीलों से जुड़ा हुआ है कि नहीं। मांदड़ किससे जुड़ा हुआ है, तो मांदड़ जुड़ा हुआ है बेटा गरासियों से। मांदड़ किससे जुड़ा हुआ है जी, गरासियों से जुड़ा हुआ है। अगर झूमर की बात करें तो झूमर गुजरों का फेमस है, ठीक है। और चक्री की बात करें तो चक्री कंजरों का फेमस है, ठीक है, कंजर जाति की महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी आपके, इसका आंसर हो जाएगा, आप मिलाएंगे तो 3, 2, 1, 4, आंसर क्या हो जाएगा बी। ये था आपका टेस्ट सीरीज। उम्मीद करती हूँ आप में काफ़ी सारे इसमें से क्वेश्चन सही हुए होंगे। इसी प्रकार टेस्ट के सॉल्यूशन आपको अन्य टेस्टों में भी मिलते रहेंगे। मिलते एक छोटे ब्रेक के साथ। जय हिंद, जय भारत।